आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, इसका कंप्लीट जो है हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, इस क्वेश्चंस में पूछा है कि what are the various public health measures which you would suggest as safeguard against infectious disease। तो एक क्वेश्चंस जो है इसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि कौन से विभिन्न जो जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध जो है रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। तो यहाँ पर जो है विभिन्न मेथड्स को जो है यहाँ पर सुझाना है। तो इसका आंसर होगा कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर प्रिवेंटिव मेजर्स विच आर टेकन टू चेक the spread of various infectious disease. These measures should be taken to reduce the contact with infectious agent. Some of these methods are: first जो है maintenance of personal and public hygiene. It is one of the most important methods of preventing infectious disease. These measures include maintaining a clean body, क्लीन बॉडी होना चाहिए, कंजप्शंस ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रियस फूड, और जो है हेल्दी एंड न्यूट्रियस फूड जो है इसको कंजप्शन करना है। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर को जो है ड्रिंक करना है। पब्लिक हाइजीनिक इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रेट्रा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफिकेशन ऑफ वाटर रिजर्वर्स। तो इन सभी मेथड्स को ध्यान देना है। नेक्स्ट है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का अर्थ होता है कि टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एयर बॉर्न डिजीज सच एज निमोनिया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस etc. It is essential to keep the infected person in isolation to reduce the chances of spreading these diseases. आइसोलेशन का अर्थ होता है कि इसको स्प्रेड होने से रोकना, मतलब खुद को जो है उन पर्सन से, जो हेल्दी पर्सन है उनसे जो है दूरी बनाकर रहना, एंड उनसे जो है आवश्यक जैसे डिजीज हो गए, जैसे निमोनिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सब जो है बहुत तेज़ी से जो है हवा से भी फैलता है। तो इन सभी चीज़ों से जो है हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि इट इज़ एसेंशियल टू कीप द इन्फेक्टेड पर्सन इन आइसोलेशन टू रिड्यूस द चांसेज ऑफ स्प्रेडिंग दिस डिजीजेज। तो ये जो डिजीज को चांस रहता है स्प्रेड होने का, तो वो पर्सन को जो है आइसोलेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग सम एजेंट दैट मिमिक्स द microbe inside the body. It helps in providing passive immunization the body. Several vaccines are available against many diseases such as tetanus, polio, measles, mumps etc. वैक्सीनेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हम लोग के बॉडी का जो है जो हम लोग का इम्यूनोजेटिनो सिस्टम जो है उसको जो है मजबूत करता है। एंड जो भी डिजीज हैं, अलग अलग डिजीज के लिए जो है अलग अलग जो है टीका होता है, वैक्सीन होता है। फर्स्ट जैसे बात करें टिटनेस का, एंड पोलियो का, मीजल्स का, मम्स का, ये सब का जो है वैक्सीनेशन होता है, जिससे जो एक 1% अगर इससे वैक्सीनेटेड हो जाता है तो बाद में डिजीज होने के काफ़ी कम चांसेज रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वैक्सीनेशन पर। नेक्स्ट है वेक्टर इरेडिकेशन। तो वेक्टर इरेडिकेशन क्या है? तो वेरियस डिजीज सच एज मलेरिया, फाइलेरिसिस। वेक्टर इरेडिकेशन कहने का मतलब है कि किसी अन्य जो है रोगवाहक, जैसे मलेरिया जो होता है इसके लिए जो है मादा इन्फ्लुएंजा, जो फीमेल इन्फ्लुएंजा मस्कीटो होती है उसके द्वारा जो है इन्फेक्टेड करती है। जब हेल्दी पर्सन में वह अपना डंक मारती है तो वहाँ से जो है मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर का जो है मलेरिया का जो वेक्टर होता है वह जो है बॉडी में प्रवेश करता है, वह जो है रोग होता है। उसी तरह फाइलेरिसिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स। इस सभी वेक्टर्स के द्वारा जो है रोगवाहक के द्वारा जो है स्प्रेड होने वाली बीमारी है, डिजीज है, रोग है।
Thus, these diseases can be prevented by providing a clean environment and by preventing the breeding of mosquitoes. तो हम लोग को जो है अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख करके जो है ये जो वेक्टर इरिडिकेशन होता है इसको हम लोग रोक सकते हैं। एंड जो मस्कीटोज हैं जो ब्रीड करते हैं, जो क्लीन अगर इन्वायरमेंट नहीं रहता है तो वहाँ पर जो है मस्कीटो जो है अपना ब्रीड करके जो है अपना जनरेशन को बढ़ाते हैं और जो है बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड करते हैं। तो हम लोग को साफ जो इन्वायरमेंट है अगल बगल आस पड़ोस सभी जगह पर जो है साफ सफाई रखना चाहिए, इसको बोला है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू स्टेंजेंट अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज। कहीं भी जो है वाटर को हम लोग को ठहरने नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसमें जो है मस्कीटो जो है ब्रीड करने लगते हैं। Also measures like regular cleaning of coolers, use of mosquito nets and insecticides such as malthion in drains। और जो कूलर होता है उसको जो है हम लोग को रेगुलर बेसिस पर जो है वहाँ पर क्लीनिंग करना चाहिए ताकि उसमें किसी भी तरह के जो है मस्कीटो जो है ग्रो नहीं करें। नहीं तो कूलर के जो गंदे वाटर होते हैं वहाँ पर जो है मस्कीटो ग्रो कर जाते हैं, जिससे जो है वो मस्कीटो कई तरह के जो है बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। पॉन्ड्स ईटीसी या तालाब हो वहाँ पर भी जो है पानी को नहीं ठहरने देना है। अगर पॉन्ड्स है तो वहाँ पर जो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो है जो मस्कीटो होता है वह जो है ग्रो नहीं कर पाएगा, वहाँ पर उसका ब्रीडिंग जो है अधिक नहीं हो पाएगा। कैन बी अंडरटेकन टू इंश्योर ए हेल्दी इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूसिंग फिश सच एज गैम्बूसिया फिश है, इसको याद रखना है, जो कि मस्कीटो के ब्रीड को जो है कंट्रोल करता है। करता क्या है तो मस्कीटो का जितना सारा लार्वा हो रहता है उस सभी को जो है गैम्बूसिया जो होता है एक फिश है, तो सभी मस्कीटो के लार्वा को जो है वह खा जाता है, जिसके कारण जो है हमारा जो वाटर रहता है पॉन्ड्स का वह जो है क्लीन रहता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है जो हम लोग का क्वेश्चन था कि व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स विच यू वुड सजेस्ट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। इसका कंप्लीट आंसर हम लोग जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें पूछा है कि इन विच वे हैज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्ड अस टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसका हिंदी होगा कि जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, इसको जो है इसमें बताना है। तो वेरियस एडवांसमेंट्स आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे कि वेरियस एडवांसमेंट्स दैट हैव ऑकर्ड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी हैव हेल्प्ड अस गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग टू फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज। बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, जो जीव विज्ञान है वह हम लोग को मदद करता है अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस पैरासाइट्स। जो वेरियस पैरासाइट्स हैं परजीवी हैं उनके जो है लाइफ साइकिल को, जीवन चक्र को जो है अध्ययन करने में हेल्प करता है। पैथोजेंस एंड वेक्टर्स along with the modes of transmission of various disease and the measures for controlling them। जो बहुत सारे पैथोजेन हैं, रोगवाहक हैं या कहिए उसको वेक्टर हैं, तो उन सभी को जो है उनके जो ट्रांसमिशन का मोड होता है, विभिन्न तरह के वह रोग को जो है वेरियस डिजीज को जो है उत्पन्न करते हैं, उनको कंट्रोलिंग करने में जो है काफ़ी अहम भूमिका है बायोलॉजी का। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो होता है टीकाकरण कार्यक्रम, इसके अगेंस्ट जो है सेवरल इन्फेक्शियस डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस etc have helped eradicate these diseases। बायोटेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके हेल्प से भी प्रिपरेशन ऑफ न्यूअर एंड सेफर ड्रग एंड वैक्सीन्स, उससे जो है कई तरह की जो है सुरक्षित ड्रग्स को, दवाइयों को जो है और वैक्सीन्स को जो है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से जो है प्रिपरेशन किया जाता है, जिससे जो है कई तरह के रोग जो होते हैं उसमें जो है वह ट्रीटमेंट के लिए। एंटीबायोटिक्स हैव आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रीटिंग इन्फेक्शियस डिजीज। अगर इन्फेक्शियस डिजीज है, अधिक संक्रामक किसी भी तरह का रोग है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स जो होता है वह काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वह
जो है हम लोग को वहाँ पर जो है किया जाता है कि एंटीबायोटिक जो होता है वह बहुत बड़ा रोल उत्पन्न करता है किसी भी तरह के इन्फेक्शस डिजीज होते हैं उसके ट्रीटिंग के लिए। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच द फ्लोइंग डिजीज टेक प्लेस। फर्स्ट ए में है अमीबायोसिस, बी में है मलेरिया, सी में है स्क्रेसिस और डी में है न्यूमोनिया। तो फर्स्ट जो अमीबायोसिस है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो क्या है कि इट इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय द मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। द वेक्टर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज इज द हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई होती है, घरेलू मक्खी होती है, उसी के द्वारा जो है इसका ट्रांसमिशन होता है अमीबायोसिस डिजीज का, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ देता है। नेक्स्ट बी नंबर जो है वह है हमारा मलेरिया, और जो मलेरिया होता है यह डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। यहाँ पर एसपी लिखा है, मतलब प्लाज्मोडियम स्पीसीज का। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है यह क्या है, इट इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय द बाइटिंग ऑफ द फीमेल एनोफ्लिज मस्कीटो। जो फीमेल एनोफ्लिज मस्कीटो होती है उसके जो है बाइटिंग करने से, उसके बाइटिंग करने से जो है यह उसका जो मलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, वह बॉडी में जो है प्रवेश कर जाता है, जिससे जो है मलेरिया रोग जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सी नंबर जो है एस्क्रेसिस, और एस्क्रेसिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वह एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइडिस है। एक बार और इसका नाम देखते हैं, एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड्स। और यह स्प्रेड होता है किससे, तो इट स्प्रेड्स वाया कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। भोजन और जल से जो है के थ्रू जो है या एस्क्रेसिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एस्क्रेसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, यह जो है स्प्रेड होता है, फैलता है। तो ध्यान देना है कि भोजन को और वाटर को जो है अच्छी तरीके से ढक कर रखना है, और स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जो है जल हम लोग को लेना है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वह है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी स्प्रेड कैसे करता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इट स्प्रेड्स बाय द स्पटम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी अगर निमोनिया से इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके संपर्क में आने से जो है यह रोग जो है फैलता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज। तो इस क्वेश्चन का अगर आप लोग हिंदी जानना चाहें तो इस क्वेश्चन का हिंदी होगा, जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। तो वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ईटीसी स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर जो है इसे स्प्रेड करता है। दिस वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्वेज excreta, periodic cleaning, also measures such as disinfecting community water reservoirs, boiling drinking water etc should be observed। तो जितने सारे वाटर बॉर्न डिजीज हैं उसको अगर कंट्रोल करना है तो हम लोग को जो है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्वेज करना चाहिए, एंड एक्सक्रेटा पीरियोडिक क्लीनिंग करना चाहिए। आल्सो मेजर्स सच एज डिसइंफेक्टिंग कम्युनिटी, हम लोग को जो है मेजर्स करना चाहिए जो डिसइंफेक्टिंग कम्युनिटी है। वाटर रिजर्वर्स करना चाहिए, बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर करना चाहिए, मतलब जल को उबाल कर जो है उसे जो है ग्रहण करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का जो है जल से जुड़ा हुआ जो जलवाहित रोग है, वाटर बॉर्न डिजीज हैं, वह नहीं हो। इसके लिए हम लोग को प्रॉपर जो तरीका है वह बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर ही है, आसानी से जो है आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लिए, जिस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वाटर बॉर्न डिजीज मतलब जलवाहित रोग का रोकथाम का उपाय बताने के लिए इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आप लोग मेंशन कर देंगे कि कोलेरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस बी जो होता है या वाटर के पीने से होता है,
ड्रिंकिंग वाटर करने से होता है, तो इसको हम लोग रोकथाम के लिए डिस्पोजल ऑफ स्वेज करेंगे, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्वेज करेंगे, एक्सक्रेटा पीरियोडिक क्लीनिंग करेंगे, साथ ही साथ हम लोग जो है डिसइंफेक्टिंग कम्युनिटी का मेजर्स करेंगे, और उसके बाद जो है वाटर रिजर्वायर्स करेंगे, और पानी को जो है उबाल करके बॉइलिंग ड्रिंकिंग वाटर जो है हम लोग करेंगे, मतलब पानी को उबाल करके हम लोग उसको पियेंगे, तो हम लोग जो है इस रोग से बच सकते हैं, जलवाहित रोग से, वाटर बॉर्न डिजीज से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें डिस्कस करने के लिए पूछा है, कहा है कि डिस्कस विद योर टीचर व्हाट डज ए सुटेबल जीन मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन्स। इस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप हिंदी जानना चाहें तो इसका हिंदी होगा कि डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ बारे में अपने अध्याय से, मतलब अपने टीचर से जो है चर्चा कीजिए। तो चर्चा करने के लिए क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सुटेबल जीन रेफर्स टू स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट विच कैन बी इंजेक्टेड इनटू द सेल्स ऑफ द होस्ट बॉडी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन्स। जब सुटेबल जो जीन होता है स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट का इंजेक्टेड इनटू द सेल्स ऑफ द होस्ट बॉडी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन, तो स्पेसिफिक प्रोटीन को जो है अपने होस्ट सेल्स में जो है प्रोड्यूस करता है। द प्रोटीन किल्स द स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट बॉडी एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। और जो प्रोटीन होता है स्पेसिफिक डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है उसको जो है उसको किल करता है, एंड होस्ट बॉडी को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे कोरोना का अगर आप वैक्सीन ले लिए हैं तो वहाँ पर जो वैक्सीन जो होता है उसमें जो विशेष प्रोटीन रहता है, तो वह जो है जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा कोविड-19 उसको जो है किल करेगा, एंड आपको जो है बॉडी में इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड कराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इंक्लूड द बोन मैरो एंड द थाइमस। जो बोन मैरो है एंड थाइमस है, ये हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेज ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, जो है ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। तो आप लोग को जो है इसको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि द फ्लोइंग आर सम वेल नोन abbreviations which have been used in this chapter, expanded each one to its full form. फर्स्ट है MALT। तो MALT का फुल फॉर्म होता है मुसुका एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, सॉरी मुकोसा लिखा गया है, मुकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। CMI का फुल फॉर्म क्या होगा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का डी नंबर ऑप्शन। NACO का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NACO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो हम लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सपेंडेड इच वन टू इट्स फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म बताना था। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग को जो इस क्वेश्चंस को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो NCERT बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। फर्स्ट है इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो है इसमें यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएट करना है एंड कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। बी नंबर है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इनेट इम्यूनिटी जो है इट इज़ ए नॉन पैथोजेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की चर्चा करें तो इट इज़ ए पैथोजेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। इनेट इम्यूनिटी जो है सेकेंड में इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल सिंस बर्थ। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इट इज़ एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इट ऑपरेट्स बाय providing barriers against the entry of foreign infectious agents।
जो इनेट इम्यूनिटी होता है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है बाय प्रोवाइडिंग बैरियर्स अगेंस्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन इन्फेक्शियस एजेंट्स। जो बाहर से जो इन्फेक्शियस एजेंट्स जब आते हैं तो वहाँ पर जो है उसको ऑपरेट करता है और उसको प्रोवाइडिंग बैरियर्स करता है। अगेंस्ट मतलब बैरियर करने का काम, मतलब रोकथाम करने का काम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, इट ऑपरेट्स बाय प्रोड्यूसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स विच आर मेडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये जो होता है ऑपरेट करता है एंड प्रोड्यूसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज जो है इसके द्वारा होता है, और विच आर मेडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है 4 नंबर। तो 4 नंबर इसका है इनेट इम्यूनिटी में। तो इनेट इम्यूनिटी का विशेषता है कि इट डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक मेमोरी, इसके पास जो है स्पेसिफिक मेमोरी नहीं रहता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, इट इज ए करेक्टराइज्ड बाय एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है इसके पास जो है करेक्टर, इसका जो करेक्टराइज्ड है, मुख्य अगर इसका बोले हम लोग करेक्टर है, लक्षण है कि यह क्या करता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जो है यह जो है इसके पास है। तो हम लोग जो है इसको समझ चुके हैं, इनेट और इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफ्रेंशिएट हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है इसको हम लोग समझें। तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज ए टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेज इट ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एंटीजेंस। एक्टिव इम्यूनिटी की चर्चा करें तो यह एक टाइप का एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि क्या करता है, बॉडी में प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को अगेंस्ट, मतलब जो डिजीज कॉजिंग एंटीजेंस रहते हैं उसके जो अगेंस्ट होता है, उसके विरुद्ध में जो है एंटीबॉडीज को जो है प्रोड्यूसिंग करने का काम करता है एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी को समझें। तो पैसिव इम्यूनिटी जो होता है, इट इज ए टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच रेडी मेड एंटीबॉडीज, या इसको कह सकते हैं पैसिव इम्यूनिटी को रेडी मेड एंटीबॉडीज एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। और पैसिव इम्यूनिटी जो होता है इसको ट्रांसफर किया जा सकता है वन इंडिविजुअल से, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट अब 2 नंबर है एक्टिव इम्यूनिटी में कि इट हैज़ ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इसका जो होता है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है एक्टिव इम्यूनिटी का। और वही पैसिव इम्यूनिटी की चर्चा करें तो इट डज नॉट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। पैसिव इम्यूनिटी जो होता है इसका जो है लंबा जो है लास्टिंग इफेक्ट जो है नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी का। तो इट इज स्लो, इट टेक्स, 3rd नंबर है, टाइम इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड गिविंग रिस्पॉन्सेज। यह जो होता है काफ़ी स्लो होता है और इट टेक्स टाइम इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, और इसमें समय थोड़ा लगता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूसिंग होने में, एंड गिविंग रिस्पॉन्सेज को लेता है। और पैसिव इम्यूनिटी जो होता है इट इज़ फास्ट, काफ़ी तेज़ी से इस काम करता है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ, और एक इमीडिएट जो है रिलीफ प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ करता है। नेक्स्ट 4 नंबर जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें बोला है कि इंजेक्टिंग माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इंजेक्टिंग माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है यह माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू वैक्सीनेशन के द्वारा इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। यह जो है एक्टिव इम्यूनिटी का जो है उदाहरण है। वैक्सीनेशन करके जो है माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, यह जो है एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। और वही बात करें हम लोग पैसिव इम्यूनिटी में, तो ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द मदर्स मिल्क टू द इन्फेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। और जो पैसिव इम्यूनिटी होता है या मदर्स का जो मिल्क होता है, माँ का जो दूध होता है, उससे जो है या बॉडी में जो है ट्रांसफ़र होता है या एंटीबॉडीज। तो हम लोग समझ चुके हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, दोनों में डिफ्रेंशिएट जो है हम लोग करके जो है आसानी से हम लोग समझ चुके हैं कि यह जो है या वैक्सीनेटेड करके जो है किसी पर्सन में जो है एक्टिव इम्यूनिटी को उत्पन्न किया जाता है। और पैसिव इम्यूनिटी जो होता है या जन्म के समय जब शिशु रहता है बच्चा, तो उस समय जो है या मदर्स के मिल्क से जो है या एंटीबॉडीज मिलता है, जिसको पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल।
हम लोग को एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो है वेल डायग्राम रेडी करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इसमें चर्चा कर देता हूँ, आप लोग इस डायग्राम को जो है कंप्लीट इसको बना लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल देख सकते हैं, इसको हम लोग लाइट चेन बोलते हैं, या एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो है हेवी चेन है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें बोला है कि व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस टेक्स प्लेस। एड्स का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म कहिए, कॉज्ड जो करता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसको हम फुल फॉर्म शॉर्टकट जो है HIV और फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ऊपर हम लोग जो है फुल फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर जो 7 था वहाँ पर HIV और एड्स का फुल फॉर्म जो है पूछा था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV। इट हैज़ द फ्लोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन: अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंड है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फॉर्म ए हेल्दी टू एन इन्फेक्टेड पर्सन। उसके बाद शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेज, जो नीडल्स होते हैं और सिरिंज जो होता है उसके जो शेयरिंग से जो है यह इन्फेक्टेड करता है एड्स। और सबसे बड़ा कारण है कि फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू ए चाइल्ड थ्रू द प्लासेंटा। अगर मदर जो है एड्स से संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, तो उसके चाइल्ड में भी जो है प्लासेंटा के थ्रू जो है उसका मदर जो का जो चाइल्ड होगा वो भी जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है HIV का जो है क्वेश्चन नंबर 10, इसके बहुत सारे रास्ते हैं जिससे जो है मानव में जो है ह्यूमन में जो है HIV का संचारण होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पर जितने सारे लिखे गए हैं इसको हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे जो है किस मोड से जो है ट्रांसमिशन होता है, संचारण होता है ह्यूमन में। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच द एड्स वायरस कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर हिंदी समझना चाहें तो हिंदी होगा कि वे कौन सी क्रियाविधि है जिससे एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है। तो इसका आंसर होगा कि एड्स जो होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस दैट इज HIV वाया सेक्सुअल और ब्लड कंटेक्ट। ब्लड से ब्लड का जब कंटेक्ट होगा या वाया सेक्सुअल जो है, मेनली तो सेक्सुअल ही होता है, एंड आफ्टर जो है आफ्टर इंटरिंग द ह्यूमन बॉडी द HIV वायरस अटैक्स the macrophages. Inside the macrophages the RNA of the virus replicates with the help of enzyme reverse transcriptase। पूछा जाता है कि जो एड्स होता है इसमें कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को जो है याद रखेंगे। एंड गिव्स राइज टू वायरल DNA। देन दिस वायरल DNA incorporates into the host DNA and directs the synthesis of virus particles. At the same time HIV enters helper T lymphocyte. It replicates and produces viral progeny. There these newly formed progeny viruses get released into the blood, attacking other healthy helper T lymphocyte in the body. As a result, the number of T lymphocyte in the body of an infected person decreases progressively, thereby decreasing the immunity of a person। तो इसको आप लोग समझ लेंगे कि कैसे जो है एड्स का वायरस जो होता है HIV इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस
ब्लड के ब्लड कंटेक्ट से या सेक्सुअल कंटेक्ट से बॉडी में किसी भी तरह अगर प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने के बाद जो HIV वायरस होता है वह इंटर्स करता है द माइक्रोफेजेज, और इनसाइड द माइक्रोफेजेज द RNA ऑफ द वायरस रिप्लिकेट। जब RNA होता है वायरस का, वायरस के अंदर जो RNA होता है HIV के अंदर, वह जो है रिप्लिकेट करता है द हेल्प ऑफ इंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो इंजाइम होता है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके द्वारा जो है वह रिप्लिकेट करके RNA जो है एक वायरल DNA बनाता है, DNA देता है, और वायरल जो DNA होता है वह इनकॉर्पोरेट्स करके होस्ट DNA को जो है डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ वायरस पार्टिकल्स, डायरेक्ट जो है बॉडी में जो है HIV का पार्टिकल्स बनने लगता है, जिसको विरियॉन्स बोला जाता है, एक पार्टिकल्स को वायरस का, तो वह बनने लगता है। एट द सेम टाइम HIV इंटर्स हेल्पर T लिम्फोसाइट। HIV एक बार इंटर कर जाता है हेल्पर T लिम्फोसाइट में, इट रिप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूसिंग वायरल प्रोजेनी देयर, और वहाँ पर जो है वायरल प्रोजेनी को जो है प्रोड्यूस करता है। दिस न्यूली फॉर्म्ड प्रोजेनी वायरसेज गेट रिलीज्ड इनटू द ब्लड अटैकिंग अदर हेल्दी हेल्पर। अब जो अदर है हेल्दी हेल्पर T लिम्फोसाइट्स होता है वहाँ पर अटैक करता है। एज ए रिजल्ट फाइनली परिणाम क्या होता है, तो द नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। उसके बाद घटने लगता है T लिम्फोसाइट का जो संख्या रहता है बॉडी में इन संक्रमित व्यक्ति में, उसके बाद जो है उसमें रुकावट हो जाता है, उसका वृद्धि रुक जाता है T लिम्फोसाइट का, देयर बाय डिक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन। और उसके बाद जो है उसी के साथ जो है बॉडी की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो अभी जो है डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, जिससे जो है व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर एड्स हो गया है किसी को, उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसका किसी भी तरह का जो है ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज ए कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल सेल। अब हम लोग जो है एक नॉर्मल सेल को लेंगे और एक कैंसरस सेल्स को लेंगे। NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बोला है कि कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल के बीच डिफरेंट बताने के लिए, उसके अंतर को बताने के लिए। तो नॉर्मल सेल्स जो होता है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंटेक्ट इनहिबिशन, देयरफॉर व्हेन दिस सेल्स कम इनटू कंटेक्ट विद अदर सेल्स दे स्टॉप डिवाइडिंग। इसमें जो होता है नॉर्मल सेल्स में देखा जाता है, इसका मेन प्रॉपर्टी की चर्चा करें तो कंटेक्ट इनहिबिशन होता है। देयरफॉर इसलिए व्हेन दिस सेल्स कम इनटू कंटेक्ट विद अदर सेल्स, वह अदर सेल्स से कंटेक्ट होता है, दे स्टॉप डिवाइडिंग। और कैंसरस सेल जो होता है लैक द प्रॉपर्टी ऑफ कंटेक्ट इनहिबिशन, देयरफॉर दे कंटिन्यू टू डिवाइड देयर बाय फॉर्मिंग ए मास ऑफ सेल्स और ट्यूमर। और इसमें क्या होता है, कैंसरस सेल में कंटिन्यू डिवाइड करता है कैंसरस सेल, और उसके बाद जो है फॉर्मिंग ए मास ऑफ सेल्स, एक सेल्स का मास जो है रेडी हो जाता है, जिसको ट्यूमर बोला जाता है। तो कैंसरस सेल समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग नॉर्मल सेल्स का 2 नंबर जो अंतर है, डिफरेंट है, उसको समझते हैं। दे अंडरगो डिफ्रेंसिएशन आफ्टर अटेनिंग ए स्पेसिफिक ग्रोथ। और वहीं कैंसरस सेल में क्या होता है, दे डू नॉट अंडरगो डिफ्रेंसिएशन। वहीं नॉर्मल सेल्स की चर्चा करें 3 नंबर का, तो 3 नंबर जो है, दिस सेल्स रिमेन कन्फाइंड एट ए पार्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पर जो है कन्फाइंड होता है पार्टिकुलर लोकेशन पर। और वहीं कैंसरस सेल जो होता है, दिस सेल्स डू नॉट रिमेन कन्फाइंड एट ए पार्टिकुलर लोकेशन, दे मूव इनटू नेबरिंग टिश्यू एंड डिस्टर्ब इट्स फंक्शन। और जो कैंसरस सेल होता है नॉट रिमेन कन्फाइंड एट ए पार्टिकुलर लोकेशन, दे मूव मतलब घूमता फिरता है इनटू ए नेबरिंग टिश्यू, जो अगल बगल के टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, वहाँ पर घूमता फिरता रहता है। एंड डिस्टर्ब इट्स फंक्शन, और इसके जितने सारे फंक्शन रहते हैं टिश्यू के, सभी को जो है डिस्टर्ब करने का काम करता है कैंसरस सेल। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें पूछा था कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल के बीच जो है डिफरेंट बताने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को जो है डिस्कस करेंगे, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें टोटल 17 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। अभी तक हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ट बाई मेटास्टेसिस। जो मेटास्टेसिस है उसका मतलब क्या है, व्याख्या करना है। हिंदी वालों के लिए हो गया। तो इसमें जो है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस इज
एग्जिबिटेड बाई मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इसका जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होता है वहाँ से जो है रिलेटेड है। इट इज़ द पैथोजेनिकल प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कैंसरस सेल्स ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स होता है वहाँ पर जो है कैंसरस सेल्स जो है स्प्रेड करते हैं। दिस सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली फॉर्मिंग ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। इसका जो सेल है काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करता है कैंसर्स का, और अनकंट्रोलेबली हो जाता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। फॉर्मिंग ए मास, और मास ऑफ सेल्स का एक फॉर्मिंग होता है कॉल्ड ट्यूमर, जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। फ्रॉम द ट्यूमर, जो ट्यूमर होता है, सम सेल्स गेट स्लॉड ऑफ एंड इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वह जो है क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में जो है इंटर कर जाता है। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम होता है, दिस सेल्स रीच डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर फोर इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्यूमर्स बाई डिवाइडिंग एक्टिवली। और वहाँ पर जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है जब वो बन जाता है, उसके बाद जो है देन दिस सेल्स रीच डिस्टेंट पार्ट्स, और जो सेल्स होता है इसका रीच डिस्टेंट पार्ट्स होता है बॉडी का, एंड देयर फोर इसलिए इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्यूमर्स, न्यू ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है बाय डिवाइड एक्टिवली। काफ़ी सक्रिय से जो है डिवाइड करता है, सक्रियता से जो है डिवाइड करने का काम करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अल्कोहल ड्रग एब्यूज। अगर हिंदी में समझना चाहें तो अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की जो है सूची बनाना है। तो अल्कोहल जो होता है इसके द्वारा जो है, एंड ड्रग्स जो होते हैं इसके द्वारा जो है, सेवरल एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल, हिज फैमिली एंड द सोसाइटी। जो व्यक्ति अल्कोहल को लेता है, ड्रग्स को लेता है, तो वहाँ पर जो है उसके उस ऑर्गेनिज्म में, उसके फैमिली में, उसके परिवार में एंड सोसाइटी में, समाज में जो है विभिन्न तरह के इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अगर इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल को देखें तो इफ़ेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल, सबसे पहले चर्चा करते हैं जो व्यक्ति जो है या ड्रग्स या अल्कोहल लेता है तो उस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, कुप्रयोग जो पड़ते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इफ़ेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल, अल्कोहल हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल का बॉडी होता है वहाँ पर जो है एडवर्स इफेक्ट करता है अल्कोहल। व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स एक्सेस अल्कोहल इट कॉजेज डैमेज टू द लीवर एंड द नर्वस सिस्टम। अगर अधिक अमाउंट में जो है अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसका लीवर और नर्वस सिस्टम जो है वह डैमेज हो जाता है। इसके कारण एज ए रिजल्ट इस कारण से जो है, इस परिणाम से अदर सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन, फैटिग, एग्रीसेशन, लॉस ऑफ वेट एंड एपेसिएट में आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन द इंडिविजुअल। उसके बाद जो है इस कारण से उस व्यक्ति का लीवर और नर्वस सिस्टम तो डैमेज करेगा ही, साथ ही साथ जो है इसके परिणाम स्वरूप और सभी जो सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, जैसे डिप्रेशन, तनाव जो है उस व्यक्ति में हो जाएगा, और फैटिज्यू जो है यह जो है देखने को मिलेगा, एंड एग्रीसेशन जो है यह भी देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ वेट, जो वेट होता है उसमें भी लॉस हो जाता है। एपिसिएट में आल्सो भी ऑब्जर्व इन द इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल में ऑब्जर्व किया जाता है तो पता चलता है। समटाइम्स एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ अल्कोहल कंजप्शन में आल्सो लीड टू हार्ट फेलियर। अगर जो है कुछ समयों पर समटाइम्स जो है देखा जाता है कि जो व्यक्ति जो है अधिक अमाउंट में अल्कोहल लेता है इंडिविजुअल, तो वहाँ पर जो है उसका हार्ट फेलियर होने का भी जो है खतरा बना रहता है। रिजल्टिंग कोमा एंड डेथ, उसके परिणाम स्वरूप जो है उस व्यक्ति का कोमा में जाने का चांस रहता है, एंड उसकी मृत्यु भी जो है हो जाती है। ऑल्सो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर प्रेग्नेंट वोमेन टू अवॉइड अल्कोहल एज इट में इनहिबिट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बेबी। अगर इसका हम लोग वोमेन में चर्चा करें तो वोमेन में होता क्या है औरतों में कि अल्कोहल जो लेती है उससे जो है नॉर्मल जो है इनहिबिट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बेबी का जो है नॉर्मल ग्रोथ होता है। तो हम लोग जो है इंडिविजुअल पर अल्कोहल का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको समझ चुके हैं। अब हम लोग जो है फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का, इसको अब हम लोग समझेंगे। तो इफेक्ट्स ऑन द फैमिली में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कंजप्शन ऑफ एक्सेस अल्कोहल बाय एनी फैमिली मेम्बर कैन हैव डिवेस्टेनिंग इफेक्ट्स ऑन द फैमिली।
अगर किस परिवार का कोई भी सदस्य मेंबर जो है अल्कोहल को ज़्यादा अमाउंट में लेता है तो उसके परिवार में जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इट लीड्स टू सेवरल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स सच एज क्वारल्स, फ्रस्ट्रेशंस, इनसिक्योरिटी। तो उसके परिवार में जो है कई तरह के जो है डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, घरेलू जो है समस्या उत्पन्न होती है, जैसे क्वारल्स, हमेशा जो है आपस में झगड़ते रहना, फ्रस्ट्रेशंस, अवसाद में चले जाना, इनसिक्योरिटी जो है, ये सभी जो है देखा जाता है फैमिली में। अगर किसी भी फैमिली का मेंबर जो है अल्कोहल को ज़्यादा अमाउंट में लेता है तो। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो रैश बिहेवियर, मैलिशियस, मिसचीफ एंड वायलेंस, डिटोरेटिंग सोशल नेटवर्क, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एंड अदर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो है कई तरह के जो है इफ़ेक्ट सोसाइटी पर भी पड़ते हैं। यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं तरह तरह के जो है, जैसे सोशल काम में जो है इंटरेस्ट का लॉस हो जाता है, अदर एक्टिविटीज़ जो होती है सोशल में, सभी से जो है आदमी दूरी बना लेता है अगर किसी भी तरह का जो है ड्रग्स या अल्कोहल का जो है वह दुरुपयोग करता है तो। इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, अब ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। अल्कोहल का तो इफेक्ट हम लोग समझ चुके हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स जो है, एन इंडिविजुअल हु इज एडिकेटेड टू ड्रग्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर हिज फैमिली। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो उसका प्रॉब्लम तो होता ही है, साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उसके फैमिली को होता है। इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल, सबसे पहले उस व्यक्ति की चर्चा करते हैं जो व्यक्ति जो है ड्रग्स का आदी होता है। तो ड्रग्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे पहले तो ड्रग्स जो होता है वह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो है इफेक्ट करता है जो व्यक्ति ड्रग्स लेता है। दिस लीड्स टू मैल्यूफंक्शनिंग ऑफ सेवरल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज द किडनी। साथ ही साथ ये किडनी पर भी, लीवर पर भी जो है तरह तरह के जो है वो अपना ऑर्गन्स जो होते हैं उनको जो है फंक्शनिंग करता है। एंड द स्प्रेड ऑफ HIV इज मोस्ट कॉमन इन दिस इंडिविजुअल एज दे शेयर कॉमन नीडल्स विच इंजेक्टिंग ड्रग्स इन देयर बॉडी। और HIV होने का खतरा जो है काफ़ी जो है कॉमन होता है, कहिए उस व्यक्ति में काफ़ी सामान्य होता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है अगर वह नीडल से ड्रग्स लेता है तो वह जो है दूसरे व्यक्ति के नीडल से ड्रग्स लेता है तो आपस में नीडल्स के चेंजिंग होने से, शेयर करने से जो है यह जो है ड्रग्स का इन्फेक्टिंग इंजेक्ट अगर ड्रग करता है तो वहाँ पर जो इन्फेक्ट होने का जो खतरा रहता है वह काफ़ी जो है कॉमन रहता है, साधारण रहता है, सामान्य रहता है। ड्रग्स हैव लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ऑन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ड्रग्स जो होता है वह लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट करता है मेल पर भी, फीमेल पर भी। दिस साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड इंक्रीज्ड एग्रेसिवेंस, मूड स्विंज एंड डिप्रेशन। इसका साइड इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि व्यक्ति जो है काफ़ी क्रोधित स्वभाव का हो जाता है और वह जो है अवसाद में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, और इस तरह का जो है काफ़ी मूड स्विंग्स ये सब जो है इफेक्ट देखा जाता है इंडिविजुअल में। इफेक्ट ऑन द फैमिली एंड सोसाइटी, और फैमिली और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कोई जो है ड्रग्स का नशा करता है तो ड्रग्स का नशा करने के बाद जो है फैमिली और सोसाइटी पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, कई तरह की जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ए पर्सन एडिक्टेड टू ड्रग्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर हिज फैमिली एंड सोसाइटी। उसके परिवार और समाज पर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है ड्रग्स के जो इंडिविजुअल लेता है उसके परिवार और उसके समाज में। ए पर्सन डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड एंड एंटी सोशल। जो व्यक्ति ड्रग्स का आदी होता है तो वह जो है व्यक्ति जो है बिना ड्रग्स का रह नहीं सकता है, और वह हमेशा जो है चिड़चिड़ापन और तनावग्रसित एंड एंटी सोशल, मतलब समाज जो होता है हमारा सामाजिक दूरी जो है वह जो है बनाए रखता है। तो इस तरह का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है फैमिली और सोसाइटी पर ड्रग्स का। तो फाइनली जो है हम लोग यहाँ पर अल्कोहल और ड्रग्स का जितना सारा इफेक्ट था उसका कुप्रयोग का सामाजिक दुष्प्रभाव से लेकर के इंडिविजुअल में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसके फैमिली और सोसाइटी मेंबर, फैमिली सोसाइटी और फैमिली मेंबर में क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि डू यू थिंक दैट फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक
अल्कोहल या ड्रग्स, इफ यस हाउ मैनी वन प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम सच एन इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं, यदि हाँ तो व्यक्ति ऐसे प्रभावों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा यस, फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक ड्रग्स एंड अल्कोहल। ए पर्सन कैन टेक द फ्लोइंग स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ या हरसेल्फ अगेंस्ट ड्रग एब्यूज। विभिन्न तरीका को अपना करके जो है कोई मित्रगण जो है उसको ड्रग्स या अल्कोहल का जो है नशा कराना चाह रहा है या किसी तरह का जो है उसको प्रभावित करना चाहता है, तो ऐसे प्रभावों से बचने के लिए जो है हम लोग पहले तो इंक्रीज योर विल पावर टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल एंड ड्रग्स। वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद अल्कोहल फॉर क्यूरियोसिटी एंड फन। सबसे पहले तो मजबूत इच्छा शक्ति जो है उसको उत्पन्न करके जो है अल्कोहल और ड्रग्स से जो है हमेशा जो है दूरी बना करके रहना है। एंड उसके बाद जो है किसी भी तरह का जो है अल्कोहल को लेकर के अपने उसके साथ खेलना नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं दिखाना है और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट जो है अवॉइड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु टेक ड्रग्स। उस कंपनी से, उस समूह के दोस्तों से दूरी बना करके रहना है जो ड्रग्स को लेते हैं। सीक हेल्प फॉर पेरेंट्स एंड पीयर्स। और यहाँ पर जो है उनके गार्जियन के जो हैं पेरेंट्स एंड जो पीयर्स होते हैं वहाँ पर जो है उनको जो है मदद से जो है इसको जो है ड्रग्स एंड जो अल्कोहल होते हैं इनके एब्यूज से जो है बचा जा सकता है, उनको जो है सूचना दे करके। टेक प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग अबाउट ड्रग एब्यूज। डिवोट योर एनर्जी इन अदर एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़। प्रॉपर जो है नॉलेज होना चाहिए एंड काउंसलिंग अबाउट ड्रग एब्यूज के बारे में। डिवोट योर एनर्जी इन अदर एक्स्ट्रा सर्कुलर जो एक्टिविटीज़ है इस पर। सीक इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प फॉर्म साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट्स इफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन बिकम अपेरेंट। यहाँ पर जो बताया गया कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जितने सारे सिम्टम होते हैं इसके सब वो लोग समझ जाते हैं और उसको जो है डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से जो है उससे उस नशा से जो है बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लिए हैं, जो कि था कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं, यदि हाँ तो ऐसे व्यक्ति ऐसे प्रभावों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि व्हाट इज़ द वंस ए पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग अल्कोहल और ड्रग्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट राइड ऑफ दिस हैबिट, डिस्कस इट विद योर टीचर। ये क्वेश्चन जो है केवल समझने के लिए है। ऐसा क्यों है जब कोई व्यक्ति जो है अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है। अपने अध्यापक से जो है, अपने टीचर से जो है इस पर डिस्कस करना है, चर्चा करना है। तो ड्रग एंड अल्कोहल जो होता है कंजप्शन हैज़ एन इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर एसोसिएटेड विद इफोरिया एंड ए टेम्प्रोरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। इसका मुख्य कारण यह है कि अल्कोहल या ड्रग जो लेते हैं उनको क्षणिक जो है काफ़ी आनंद का अनुभव होता है। इस कारण से वे लोग जो है इस चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, जिससे जो है वो अपना नशा जो है ड्रग और अल्कोहल का उसको नहीं छुड़ा पाते हैं। रिपीटेड इनटेक ऑफ ड्रग्स इंक्रीजेज द टॉलरेंस लेवल ऑफ द बॉडीज रिसेप्टर्स लीडिंग टू मोर कंजप्शन ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर जो है बार बार उस चीज़ को जो है ड्रग्स या अल्कोहल को वो लोग जो है रिपीटेड करते हैं इनटेक करके, ताकि जो है टॉलरेंस लेवल जो है बॉडी का और रिसेप्टर्स जो है वो काफ़ी जो है हाई रहता है, लीडिंग टू मोर कंजप्शन ऑफ ड्रग्स। और काफ़ी तरह का जो है उसमें उन लोगों को आनंद का अनुभव होता है। इस कारण जो है वे लोग जो है किसी भी तरह का जो है ड्रग्स या अल्कोहल का अगर नशा एक बार पकड़ लिया तो वह जो लत जो होता है, आदत जो होता है वह छूटता नहीं है। इससे छुटकारा पाना जो है काफ़ी कठिन होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 और यह लास्ट क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर्स टू टेक टू अल्कोहल और ड्रग एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइड। आपके विचारों से जो किशोर होते हैं 12 to 18 ईयर्स ओल्ड,
किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो जो ज़्यादातर जो 12 to 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं जिनको किशोर बोला जाता है और इंग्लिश में यंगस्टर्स बोला जाता है, उनमें जो है काफ़ी जो है ड्रग्स और अल्कोहल को लेकर के जो है उनमें देखा जाता है कि वे लोग बहुत जो है इसका लत लग जाता है, जो कि बहुत एक बुरा लत है। तो इसको कैसे जो है हम लोग बचा जा सकता है, रोका जा सकता है, इसको जो है क्वेश्चन में पूछा है। तो मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे उपाय हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग यंगस्टर्स टुवर्ड्स अल्कोहल और ड्रग्स। सबसे पहले तो है कि उसको जो है मोटिवेट करके इससे जो है रोका जा सकता है। क्यूरियोसिटी, इच्छा शक्ति को जागृत करके। नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन आर द इनिशियल कॉजेज ऑफ मोटिवेशन। बहुत सारा जो है उनको जो है जागरूक करके बहुत सारा जो है एडवेंचर, एक्साइटमेंट को दिखा करके, एक्सपेरिमेंटेशन को दिखा करके, इनिशियल कॉजेज ऑफ मोटिवेशन जो है दे करके सम यंगस्टर्स स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल इन ऑर्डर टू ओवरकम निगेटिव इमोशंस सच एज स्ट्रेस, pressure, depression, frustration, and to the excel in various fields. Several mediums like टेलीविज़न पर जो है जागृति फैला करके, इंटरनेट पर जागृति फैला करके, न्यूज़पेपर, अखबारों में जो है जागृति फैला करके, मूवीज़, टीवी सीरियलों में जो है जागृति फैला करके जो है गलत नशा से जो है अल्कोहल और ड्रग्स से जो है इससे किशोरों को जो है यंगस्टर्स को जो है उनको बचाया जा सकता है। आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ अल्कोहल टू द यंगर जनरेशन। इस उपाय से, इस सुझाव से जो है अल्कोहल और ड्रग का जो नशा होता है इससे जो है यंगस्टर्स को जो है सुरक्षित किया जा सकता है। टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से और समाज सुधार अभियान के माध्यम से जो है इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि फैक्टर्स रीजन्स सच एज अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिंग फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीर प्रेशर कैन आल्सो लीड एन इंडिविजुअल टू बी डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो फैमिली प्रेशर के चलते देखा जाता है कई जगहों पर, और फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पर जो है इस रीजन से जो है जो यंगस्टर्स होते हैं वह ड्रग या अल्कोहल लेना जो है शुरू कर देते हैं, उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो प्रिवेंटिंग मेजर्स अगेंस्ट एडिक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। फर्स्ट है कि पेरेंट्स शुड मोटिवेट एंड ट्राई टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ देयर चाइल्ड। सबसे पहले तो अगर किसी भी तरह का जो है एडिक्शन हो गया है अल्कोहल और ड्रग्स का, तो उसको कैसे जो है उससे सुरक्षा किया जा सकता है। तो पेरेंट्स को, माता पिता को सबसे पहले जो है उसे मोटिवेट करना चाहिए, ट्राई टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ देयर चाइल्ड। नेक्स्ट है कि पेरेंट्स शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रेन अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। अपने बच्चों को जो है शिक्षा देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए, उनको अच्छी तरीके से शिक्षित कर देना चाहिए कि अल्कोहल लेने से जो है कई तरह के बीमारी जो है बॉडी में होते हैं। दे शुड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडिक्शन टू अल्कोहल। और तरह तरह के जो है अल्कोहल से एडिक्शन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पेरेंट्स को जो है अपने चिल्ड्रेन को जो है एजुकेट कर देना चाहिए। इट is responsibility of the parent to discourage a child from experimenting with alcohol. Youngsters should be kept away from the company of friends also consume drugs. जो यंगस्टर्स होते हैं उनको जो है अच्छी तरीक़ा से जो है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है, कर्तव्य निष्ठता को जो है उसको जो है बढ़ावा दे करके, और पेरेंट को जो है बच्चों को अच्छी तरीक़ा से जो है शिक्षित कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि जो यंगस्टर्स होते हैं, किशोर होते हैं, उनको जो है उस कंपनी से, उस समूह से, उस दोस्तों के समूह से दूर रहना है जो किसी भी तरह का जो है ड्रग्स का आदी है, कंज्यूम है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है। नेक्स्ट ध्यान देना है कि चिल्ड्रेन शुड बी इनकरेज्ड टू डिवोट देयर एनर्जी इन अदर एक्स्ट्रा सर्कुलर एंड रिक्रेशनल एक्टिविटीज़। और यहाँ पर मुख्य बात बताया है कि अदर एक्स्ट्रा जो कि सर्कुलर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होते हैं वहाँ पर जो है डिवोट करना चाहिए, डिवोट देयर एनर्जी का जो है डिवोट करना है। प्रॉपर प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड टू ए चाइल्ड इफ सडन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन आर ऑब्जर्व्ड।
प्रॉपर प्रोफेशनल जो मेडिकल हेल्प लेकर के जो है जो चाइल्ड में देखा जा रहा है इस तरह का सिम्टम नशा का, तो उसको जो है उस डिप्रेशन से और फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालने के लिए निरीक्षण होना चाहिए। तो इस तरह जो है हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 जो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका कंप्लीट एनसीईआरटी का टोटल 17 क्वेश्चन था, हम लोग जो है उसका सॉल्यूशन जान लिए हैं। और यह क्वेश्चंस जो होते हैं सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आप बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से या अदर स्टेट बोर्ड से हो, या आप किसी भी तरह का मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर तरह के जो है इस एग्जामिनेशन में जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस जो है आते हैं, आप लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका कंप्लीट हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जान गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।